गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का आर एस मेकर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम अपना वही टॉपिक जो पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के भौतिक विभाजन उसके बारे में हम जान रहे थे, तो उसकी आज वापस उससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में आज जानेंगे, जिसके अपन ने दो पार्ट तो देख लिए। एक पार्ट देखा था जिसको दो भागों के अंदर विभाजित किया था, तो उसके अंदर एक पार्ट देखा था। तो आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो एक पार्ट देखा था अपन ने आज कल की क्लास के अंदर, कल की जो क्लास थी उसके अंदर जो व्यक्तिगत आधार पर भौतिक विभाजन, वो पिछली क्लास के अंदर देखा था। तो दोस्तों, भौतिक विभाजन के अंदर उनने वीसी मिश्रा सर के अकॉर्डिंग देखा था। तो वीसी मिश्रा सर ने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो 1967 के अंदर अपनी बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल के अंदर किया था, जिसको राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसमें गंगानगर और बांसवाड़ा, अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र था उसको तो नहरी प्रदेश नाम दिया था। और उसके बाद में अरावली के पश्चिम में स्थित दो प्रदेश थे। एक तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था, उसको तो अपने शुष्क प्रदेश नाम दिया था। और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था, उसे अर्ध शुष्क प्रदेश नाम दिया था। तो पहला जो था वो था अपना पहला था, उसका नाम था नहरी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नहरी प्रदेश। दूसरा था, उसका नाम था शुष्क प्रदेश। और तीसरे का नाम था अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रदेश का नाम था वो था अरावली प्रदेश। उसके बाद में पांचवें का नाम रखा था वीसी मिश्रा सर ने, वो रखा था पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में छठा नाम था, उसका नाम रखा था चंबल बीहड़। और सातवां प्रदेश था, उसका नाम रखा था वीसी मिश्रा सर ने अपना दक्षिण पूर्वी कृषि ये प्रदेश। तो दोस्तों, एक इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो सबसे उत्तरी जिले दो थे अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, उसको नहरी प्रदेश नाम दिया था, ये नहरी प्रदेश। उसके बाद में दूसरा था वो था 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र, तो उसको शुष्क प्रदेश नाम दिया। और उसके बाद में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था, उसको अर्ध शुष्क नाम दिया। और उसके बाद में अपने अरावली प्रदेश। और उसके बाद में पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये अपना जो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया था कि पूर्वी कृषि एवं वहाँ पर उद्योग भी हैं,
उस हिसाब से औद्योगिक प्रदेश, जो कि उद्योग के अंदर देखा जाए तो उस टाइम में अलवर था, वो पूर्णतया एक औद्योगिक प्रदेश के तहत आता था। तो अलवर को औद्योगिक प्रदेश, जैसा कि वर्तमान के अंदर भी अलवर के अंदर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ भी है, तो उस हिसाब से। और उसके बाद में छठा था, वो था चंबल बीहड़। तो जो संबल नदी का क्षेत्र था, और जो कि बीहड़, तो बीहड़ एक संबल नदी के द्वारा उबड़ खाबड़ यहाँ उत्खात शिलाकृति वाली भूमि है, तो उसे चंबल अपने बीहड़ नाम दिया जाता है, और उस आधार पर उसका नाम चंबल बीहड़ रखा, जो कि मुख्यतः बूंदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर विस्तृत है। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिए। तो ये 7 औद्योगिक प्रदेश थे जो कि वीसी मिश्रा सर ने दिए थे। तो ये अपने कल की क्लास के अंदर इनको देखा था। तो कब दिए थे, तो ये 1967 के अंदर। किताब का नाम क्या था, तो वो था राजस्थान का भूगोल। तो दोस्तों ये आपने व्यक्तिगत आधार पे देखा था। और उसके बाद में आज की क्लास में हम अपनी अगला देखेंगे कि वो किस आधार पे था, तो वो था अपने भौगोलिकता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये भौगोलिकता के आधार पर। तो भौगोलिकता के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे भौगोलिकता के अंदर यदि पूछा जाए कि उसावस के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक विभाजन के अंदर विभाजित किया जाता है। उसावस के आधार पर यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसावस के आधार पर राजस्थान को 3 भौतिक विभाजन के अंदर विभाजित किया जाएगा। और वो भौतिक विभाजन किस आधार पे होगा, तो अपने ये पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में ये पठारी क्षेत्र, और उससे नीचे ये मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊपर वाला ये तो अपने पर्वतीय क्षेत्र उसावस के आधार पर 3 भागों के अंदर पर्वतीय, ये पठारी क्षेत्र और ये मैदानी क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा, तो पर्वत के अंदर अपने ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके अनुसार अरावली जो कि एक पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेश में। दूसरा पठारी के अंदर हाड़ौती का पठार, यहाँ इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार। और मैदानी के अंदर तो ये एक तो मरुस्थल है, ये भी मैदानी भाग है, और दूसरा है पूर्वी मैदान। तो ये अपने उसावस के आधार पर यदि पूछा जाए तो राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों के अंदर, जो कि कौन कौन से होंगे, कि पहला तो हो जाएगा अरावली पर्वत, यदि उसावस के आधार पर पूछा जाए तो दोस्तों अरावली पर्वत। दूसरा हो जाएगा अपने हाड़ौती का पठार, और तीसरा हो जाएगा मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में अगला रहेगा वो रहेगा तो दोस्तों अगला रहेगा वो रहेगा अपना उच्चावच व जलवायु के आधार पर। तो उच्चावच व जलवायु के आधार पर यदि देखा जाए तो राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभाजन के अंदर विभाजित किया जाता है।
जिसमें अपना पहला रहेगा अरावली प्रदेश, दूसरा रहेगा हाड़ौती का पठारी प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसके बाद में मरुस्थल प्रदेश। तो दोस्तों ये उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर, यदि उच्चावच के आधार पर पूछा जाए तो वो तो 3 भाग होंगे, और वो होगा एक तो पर्वतीय भाग जिसके अंदर अरावली पर्वतमाला, दूसरा होगा पठारी भाग जिसके अंदर हाड़ौती का पठार, और तीसरा होगा मैदानी प्रदेश जिसके अंदर पूर्वी मैदान व मरुस्थलीय मैदान। तो ये दोनों ही उसके अपने मैदानी भाग के भाग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो उच्चावच के आधार पर हैं वो ऊंचाई के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो सबसे ऊंचा होता है पर्वत, उसके बाद में ऊंचाई के आधार पर होता है पठार, और उसके बाद में मरुस्थल, जिसके अंदर ये 3 विभाजित होते हैं। लेकिन यदि जलवायु के आधार पर विभाजित किया जाता है तो ये जलवायु के आधार पर यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं वह उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस आधार पर इसको जलवायु व उच्चावच के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको सामान्य भौतिक विभाजन भी कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सामान्य भौतिक विभाजन के लिए एक मैप में देखते हैं पहले कि सामान्य भौतिक विभाजन मैप में किस हिसाब से है। तो सबसे पहले अपना देखेंगे कि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसको, तो ये अपना मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में ये यहाँ से वापस देखेंगे यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में दोस्तों ये साइड में हाड़ौती का पठार आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कि मरुस्थलीय भाग हैं, तो इसके अंदर ये मरुस्थलीय भाग, तो इसको ए नाम अपने, ये पूरा ए, इसके अंदर एक पॉइंट जो कि आगे अपन दर्शाएंगे भी, जिसको यहाँ पर ये लिखेंगे शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये शुष्क प्रदेश, और इसको शुष्क प्रदेश। उसके बाद में देखेंगे कि ये अरावली पर्वतमाला, तो अरावली प्रदेश, उसके बाद में ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद में देखेंगे ये हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों ये सामान्य विभाजन हो गया, ये अपना 2 नंबर, उसके बाद में ये बी सी और ये डी। तो देखिए दोस्तों कि यदि मैप के अंदर दर्शाना हो तो इस आधार पर दर्शाया जा सकता है कि ये जो कि पूरा भाग है अपना, ये यहाँ से लेके इसको, तो ये पूरा जो कि हाईलाइट किया हुआ है, तो इस पूरे भाग को तो नाम देंगे अपने पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वहीं इसके 2 विभाजन करते हैं, तो उस आधार पर देखेंगे तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला होगा शुष्क प्रदेश, जिसकी अपने 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी, और वहीं 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र होगा उसे अर्धशुष्क प्रदेश कहेंगे। उसके बाद में अगला अरावली प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद में
पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसके बाद में पूर्व के अंदर हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि जो अपने चित्तौड़गढ़ हैं उसमें भी कुछ पठारी प्रदेश भी आता है, तो इस आधार पर उसको दक्षिण पूर्व का पठार कहते हैं। तो इसको हाड़ौती का पठार, तो यदि हाड़ौती का पठार पूछा जाए तो उसके अंदर मेनली 4 जिले आएंगे, जिसके अंदर अपने पहले मैप के अंदर देखा था। तो यदि आपने सही से मैप याद किया है तो उसके अंदर 4 जिले हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं। पहला बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा बारा और झालावाड़। तो उनकी लोकेशन भी यदि हमको पूछ ले तो देखिए एक बार लोकेशन, यदि मैप सही से याद किया है तो आसानी से अब यहाँ पर बता पाएंगे कि क्या लोकेशन रहेगी इनकी। तो चलिए दोस्तों, अपने ये यहाँ पर तो था बूंदी, उसके बाद में अगला यहाँ पर था बीच में कोटा, उसके बाद में बाहर की तरफ था बारा, जो कि हमने बाहर यानी बारह का अर्थ होता बाहर, तो बारह से याद रखा था। उसके बाद में यहाँ था ये झालावाड़। ठीक है दोस्तों, तो ये हाड़ौती का पठारी प्रदेश पूछे तो उसके अंदर मेनली 4 जिले आएंगे, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। और यदि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पूछा जाए तो उसके अंदर अपने चित्तौड़गढ़ का भी क्षेत्र शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने देखा था, तो इस आधार पे ये याद भी रख सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद में चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अपने पहला वो भौतिक विभाजन के आधार पर भौगोलिक प्रदेश, और वो रहेगा आज का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसके बारे में आज सबसे पहले जानेंगे। तो इसके बारे में क्या सामान्य जानकारी रहेगी तो उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, तो उन पॉइंटों के बारे में देखेंगे। तो इसको एक सारणी के माध्यम से देखेंगे कि ताकि अच्छे से याद रख पाए। और यदि आंसर RS मेंस का लिखते हैं तो उसके अंदर भी यदि सारणी को दर्शाया जाता है तो उसके अंदर कम लिखने के लिए और अधिक डाटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना यहाँ ये मरुस्थलीय प्रदेश, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर इसमें देखेंगे क्षेत्रफल। उसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे जनसंख्या। उसके बाद में अगला देखेंगे इसमें जिलों की संख्या पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। और उसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा अपना मिट्टी या सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले यदि क्षेत्रफल देखा जाए अपने इस प्रदेश का, तो वो क्षेत्रफल रहेगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 है। तो दोस्तों लगभग ध्यान रखना, ठीक है, लगभग दिया जा सकता है वहाँ पर। तो लगभग 2/3 है तो वो भी सही हुआ, क्योंकि 2/3 होता है 66%, और उसके नज़दीकी आंकड़ा है 61.11%। तो ये लगभग 2/3 पार्ट कहा जाता है, तो वो सही होगा। उसके बाद में इसके अंदर जनसंख्या दिखाएंगे तो वो होगी 40%। और उसके बाद में इसके अंदर जिलों की संख्या तो 12, और वो 12 जिले कौन से दोस्तों, ये ध्यान रखना कि अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित जिले की संख्या 13 है। उनकी संख्या तो 13 है, लेकिन उनमें से एक जिला जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है वो है सिरोही ना।
जो सिरोही जिला है, ये सिरोही जिला वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं होगा, क्योंकि माउंट आबू जो कि सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है वो माउंट आबू में होती है, और वो माउंट आबू अपने सिरोही में स्थित है। तो इस कारण से जो कि ये अपने अरावली प्रदेश के अंदर शामिल होगा, लेकिन ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। यदि ऐसा पूछा जाता है कि अरावली के अंदर के पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो वहाँ आंसर 13 होगा। वहीं ये यदि ये पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर आंसर अपना 12 हो जाएगा, क्योंकि एक जिला जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है सिरोही, वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो है इसके मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो मिट्टी यदि पूछा जाए तो मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, इसको यहाँ पे रेतीली मिट्टी नहीं दे के और नाम दे तो वो होगा बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई सामान्य जानकारी कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में सामान्य जानकारी के अंदर क्या पूछा जा सकता है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसका लगभग 61.11% जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। वहीं यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या 40% है। उसके बाद में इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो वो 12 है। और इसके अंदर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी है, तो जो कि जलवायु के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी यदि आंसर राइटिंग के अंदर आप लिखते हो कि जलवायु यहाँ की, तो जलवायु देखेंगे कि यहाँ पर जलवायु है वो है शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तो दोस्तों यदि ये पॉइंट आप ऐड करते हो कि यहाँ पर जलवायु किस टाइप की पाई जाती है, तो वहाँ पर आप शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु यदि ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने की रह सकती है, कि आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में सामान्य जानकारी देखी कि इसका क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या यदि पॉपुलेशन यहाँ देखा जाता है तो 40%, एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर कितने यहाँ पर, तो 12 हैं। तो डिस्ट्रिक्ट नंबर 12 हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट के यदि आपको नाम याद है तो आप नाम से भी याद रख सकते हो कि कौन कौन से होंगे। तो एक बार देखें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो अभी देखा कि पहला ऐसे आप उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से अपन ने याद किया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। तो पहले 2 ऊपर वाले ज़िले हैं उनको लीजिए, जैसे कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हनुमानगढ़, उसके बाद में 4 पाकिस्तान से लगते हुए ज़िले लीजिए, जिसके अंदर श्रीगंगानगर तो आ गया। उसके बाद में तो 4 ज़िले, तो एक श्रीगंगानगर तो आ गया, तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और बाड़मेर और श्रीगंगानगर की जगह यहाँ पर जालोर भी ले लीजिए आप, तो ये जालोर। उसके बाद में जैसलमेर से अपने उसमें चले थे किस साइड में, तो अपने पूर्व की ओर चले थे, तो वहाँ पर जोधपुर। जोधपुर के बाद में अगला ज़िला आया था नागौर। नागौर के बाद में नीचे की साइड से लोगे तो पाली। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने ज़िले हो गए, तो ये हो गए 2 और 3 5 और 4 9 ज़िले। उसके बाद में
तीन ज़िले और हैं। तो 3 ज़िले और कौन से हैं, यदि आपको मैप की लोकेशन सही से याद है तो अरावली के पूर्व में अपने पश्चिम में स्थित ज़िले कौन कौन से थे, तो उसके अंदर अपन ने 3 और भी देखे थे। और वो 3 ज़िले कौन से थे, यदि आप मैप सही से याद करते हो तो उसको आसानी से लिख सकते हो। तो उसके अंदर आप लिखेंगे शेखावटी प्रदेश में ज़िले कौन से, शेखावटी वाले ज़िले। तो शेखावटी के अंदर आपको 3 ज़िले बताए थे, और उन 3 ज़िलों के नाम, तो पहला ज़िला देखा था अपने शुरू से अपने अर्धचंद्राकार ज़िला देखा था यहाँ तरस्त्री नुमा, वो देखा था सिक्कर। उसके बाद में अगला ज़िला देखा था, वो देखा था झुंझुनू। तो दोस्तों ये 12 ज़िले हैं जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित हैं। तो ये इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित हैं। तो पहले तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और जालौर, उसके बाद में जोधपुर, नागौर, पाली, उसके बाद में शेखावटी वाले 3 ज़िले वो थे चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये 12 ज़िले हैं जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित हैं। वहीं पूछ लेगी यदि अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या तो 13, और उसमें एक ऐड हो जाएगा अपना सिरोही। ठीक है दोस्तों, तो इससे यदि आप ये भी याद रख सकते हो कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है ऑप्शन के अंदर कि ऑप्शनल पेपर होते हैं उसके अंदर कि अरावली को पश्चिम में स्थित जिला नहीं है, तो उसमें से 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे और एक ऑप्शन कोई अन्य दे दिया जाता है। तो उसके आधार पर आप यदि इन जिलों का लोकेशन याद रखते हो तो आप आसानी से वहाँ ये आंसर टिक कर सकते हो कि कौन सा किस साइड में है। तो उस आधार पर आप देख लीजिए एक बार और मैप को अच्छी तरीके से याद कीजिए। हमारी पिछली क्लास में 3 क्लासें जो राजस्थान भूगोल से संबंधित हुई, उसमें तीनों क्लास के अंदर 2-2 बार मैप समझाया और उसको याद भी करवाया है। तो उस ट्रिक के आधार पर आप याद कीजिए और उसके बाद में ये क्लास एक बार और देखिए ताकि आपको ये ज़िलों के बारे में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत नहीं हो और आपका सही आंसर हो। उसके बाद में अगला देखेंगे कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य जानकारी। यदि इसके बारे में पूछा जाता है तो उसके अंदर क्या क्या होगी तो उसको भी देखेंगे। तो सामान्य जानकारी के अंदर जानकारी के अंदर देखेंगे कि जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल तो इसके अंदर पहला तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अपने किसका भाग है, तो वो है तैतीस सागर का भाग। वो तैतीस सागर का भाग होने के क्या अवशेष है कि पश्चिमी मरुस्थल तैतीस सागर का भाग है। तो इसके अंदर आप 2 डाटा याद रख सकते हो। तो एक तो पहला तो होगा कि यहाँ से अपने खारे पानी की झीलें मिली है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कि यहाँ पर अपने कोयले के भंडार। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट याद रख सकते हो कि जो कि जैसलमेर के अंदर अपने डायनासोर के अवशेष मिले हैं, तो वो भी तैतीस सागर के अंदर ही जलीय जीव के अवशेष हैं। तो उस आधार पर आप याद रख सकते हो। और एक चौथा अभी हाल ही के अंदर जो कि कुलधरा के अंदर मछली के अवशेष मिले हैं, तो उसको भी आप तीसरे पॉइंट में बता सकते हो कि ये
मत्स्य है वो जलीय जीव है और जलीय जीव होने का प्रमाण है यहाँ की 33 सागर स्थित था और 33 सागर के अंदर जलीय जीव रह सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का भाग है। और अगला पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि इसका क्या याद रखेंगे कि जो कि अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि इसे दूसरा नाम क्या है इसका, तो वो होगा थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, थार का मरुस्थल। यदि वैसे देखा जाए तो थार का मरुस्थल जो कि अपने पाकिस्तान और भारत के अंदर स्थित है, उस सारे भाग है उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन कई बार कई किताबों के अंदर इसको थार का मरुस्थल भी दर्शाए गए हैं। और इसका अपना जो निर्माण काल है, निर्माण काल, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ऐसे मिलान के संबंधी पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण काल 4 भौतिक प्रदेश दे देंगे और उसके बाद में निर्माण काल पूछा जा सकता है। तो निर्माण काल ये याद रखिए आप, ताकि आसानी से क्वेश्चन सही हो। और तो यदि निर्माण काल पूछा जाता है तो निर्माण काल के अंदर कौन सा होगा, तो वो होगा टर्शियरी। दोस्तों नहीं, ये टर्शियरी कालीन। तो निर्माण काल के आधार पर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसका निर्माण काल है टर्शियरी काल। तो इससे आप कैसे याद रख सकते हो कि टर्शियरी काल है, तो पहले बताया मैंने कि जो कि कोयले के भंडार है वो टर्शियरी कालीन कोयले के भंडार है। और वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो बाड़मेर बीकानेर के अंदर जो कि कोयला क्षेत्र है उसको टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र मिलता है वहाँ से। तो इस आधार पर ये टर्शियरी काल है। और इसके बाद में क्या याद रखना है कि अपने जो कि मरुस्थलीय भाग हैं उसके अंदर 2 फैक्ट आप याद रखना कि पहला तो इसका एक विस्तार को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विस्तार के अंदर आप क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, तो उसके अंदर 3 पॉइंट याद रखने हैं। वो है पहला इसकी लंबाई को लेके, तो लंबाई कितनी है, तो 740 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 740 किलोमीटर। वहीं इसकी चौड़ाई को देखेंगे तो वो है 300 किलोमीटर। और उसके बाद में अगला पॉइंट है वो है इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई यदि स्केल के अंदर देखेंगे तो वो तो होगी 200 से 300 मीटर। ठीक है, ये मीटर के अंदर है दोस्तों पॉइंट। औसत ऊंचाई वाला वो ध्यान रखना, कई बार ऐसे यहाँ पर किलोमीटर के अंदर भी दे दिया जाता है तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर औसत ऊंचाई है वो मीटर में, जो कि तीसरा अपना पॉइंट है वो मीटर के अंदर है। वो कितनी है, तो अपने यदि स्केल के अंदर देखेंगे औसत ऊंचाई तो वो तो हो जाएगी, एक बार दोस्तों कि विस्तार को लेकर देखा कि इसके अंदर 3 पॉइंट बनते हैं। पहला तो लंबाई,
तो यदि वो पूछा जाता है तो वो 440 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये चौड़ाई, तो इसके जस्ट आधे कर देने, आधे होते 320 और 20 और कम देने तो फैक्ट 300 किलोमीटर एग्जिट आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद में औसत ऊंचाई, इसको ध्यान से दोस्तों, औसत ऊंचाई, क्योंकि ये कई बार देखिए ये होगी स्केल के अंदर यदि दी जाती हैं तो 200 से 300 मीटर में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ये मीटर के अंदर है। और यदि औसत ऊंचाई स्केल में नहीं दी जाती हैं तो आप वहाँ पर यदि आंसर RS मेंस का लिख रहे हो और जो आपको यदि औसत ऊंचाई ये 200 से 300 वाला ये याद नहीं आ रहा है तो उसको औसत ऊंचाई आप 250 भी लिख सकते हो, 250 मीटर, जो कि 200 से 300 का औसत होता है 250, 20 का आंकड़ा, ठीक है। तो इसलिए 250 मीटर भी आप लिख सकते हो। वो आपकी यदि औसत ऊंचाई मानक के आधार पर लिखते हो तो 200 से 300 मीटर है, और वहीं आप एग्जिट आंकड़ा लिख दिया तो 250 मीटर औसत ऊंचाई, तो वो भी आपका सही होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या याद रखना है अपन को, तो अगला याद रखना है कि जो कि मरुस्थल है, मरुस्थल का ढाल वो किस ओर है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए आप एक देखिए राजस्थान का मैप एक बार आपको मैं समझाता हूँ कि ये राजस्थान का मैप है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक ने यहाँ पर एक अजमेर में के अंदर है नागपहाड़ी, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि बाड़मेर और अपने जालोर के अंदर होती हुई कसकेरण में जाती है, और उस नदी का नाम है तो वो है लूणी नदी। तो ये लूणी नदी, तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है, तो अजमेर के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, नागपहाड़ी, ठीक है। नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है, और इसका बहाव किस ओर है, तो देखिए लोकेशन, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसका बहाव देखिए दोस्तों किस ओर है, तो अपने इस पहाड़ी को, तो ये उत्तर पूर्व के अंदर, पहाड़ी उत्तर पूर्व के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये आ रही है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो इस साइड में आ रही है। तो ढाल किस ओर हुआ, तो ढाल के लिए देखिए कि आप देखिए यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अपना ये ढाल हो गया। तो दोस्तों इस लूणी नदी के आधार पर इस जो कि मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल पूछा जाता है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये कई बार अपने ऑप्शनल पेपर होते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश की ढाल किस ओर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो कि फैक्ट है, तो उनको आप ध्यान रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल उसका राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है, कितना भाग है, तो क्षेत्रफल के अंदर 61.11, जो कि अपन ने पिछले आंकड़ों के अंदर भी प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ 2/3 भी, लगभग 2/3 ऐसा भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखा था कि यहाँ पर मरुस्थलीय जिले कितने हैं, तो वो है 12। जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 40%। उसके बाद में देखा कि थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल वैसे तो इसको भी कहते हैं, लेकिन थार का मरुस्थल पर्टिकुलर कहा जाएगा तो वो अपने भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है उसको कहा जाएगा, तो दोनों को साथ में मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल कहा जाएगा। तो ये थार का मरुस्थल है, उसका राजस्थान में कितना है, तो उसका राजस्थान में है अपने 57.63%, जिसको अपने 58, लगभग आप 58 भी लिख सकते हो, तो इसको 58 लिख सकते हो, ठीक है।
या फिर एग्जिट देखा दिया जाता है कि थार का मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान के अंदर है, तो वो 57.63 है, जिसके अंदर पाकिस्तान का मरुस्थल है वो भी शामिल है और भारत का मरुस्थल है उस वो भी शामिल है। उस दोनों को मिला के जो है उसका 57.63% अपने राजस्थान में, यानी सर्वाधिक मरुस्थल है थार का मरुस्थल वो राजस्थान में। उसके बाद में अगला ये पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल जो कि भारतीय के अंदर स्थित है, भारतीय अपने मरुस्थल, उसका कितना भाग राजस्थान में है, तो उसका भाग देखेंगे तो वो देखेंगे 60%। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे याद रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान में कितना है, तो वो है 61.11। तो इस टाइप से याद रखना है कि राजस्थान में कितना है, तो वो है 61.11। और थार का मरुस्थल अपने राजस्थान में कितना है, तो वो है थार का मरुस्थल राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, तो वो है 57.63, और लगभग इसको 58 भी बोल सकते हो। और उसके बाद में भारतीय मरुस्थल है उसका कितना भाग राजस्थान में है, तो वो है 60% भाग। उसके बाद में एक अगला पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि एक अपने भू भू उपयोग एटलस, भू उपयोग एटलस के अनुसार यदि पूछा जाता है कि राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय है, तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने जो आंकड़ा दिया तो वो दिया था 67.01%। ठीक है दोस्तों, तो 0.1% दिया, तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो थार का मरुस्थल है अपने ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग उसका विस्तार हो रहा है। तो ये किस आधार पर कहा जा सकता है, तो भूपयोग एटलस के अनुसार जो कि राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल है वो बताया, तो उसके अंदर उन्होंने बताया 67.01%। जबकि अपने भौगोलिक आधार पर ये जो पुनः आंकड़े देखे उन्होंने देखा कि थार के मरुस्थल का भाग अपने राजस्थान का कितना भाग थार का मरुस्थल है, तो वो देखा 61.11% लगभग ये देखा। और वो देखा है तो 67.01% बता रहा है कि राजस्थान के 67.01% क्षेत्रफल है वो अपने मरुस्थल के अंदर शामिल है। तो इसका मतलब है कि अपने मरुस्थल का भी विस्तार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इसके अंदर अपने क्या क्या आंकड़े देखे, तो इसके अंदर 3 आंकड़े देखे, देखिए 1 2 3 और 1 4। तो सबसे पहले तो ये देखा कि सबसे पहला आंकड़ा देखा 61.11%। दूसरा आंकड़ा आया वो आया 58%, जिसका था एग्जैक्ट आंकड़ा 57.63। उसके बाद में चौथा देखा अपने तीसरा देखा वो कौन सा देखा, तो वो देखा 60। और चौथा देखा वो देखा अपने 67.01%। तो यह आंकड़े किस आधार पे देखें, तो ये अपने राजस्थान अपने भौगोलिक विभाजन उसके आधार पर। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन उसमें मरुस्थली भाग कितना है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल का भाग। उसके बाद में ये तो ये देखा थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में, थार जिसके अंदर पाकिस्तान वाला भी मरुस्थल शामिल है, एंड थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में, तो वो है 58% लगभग। उसके बाद में देखा कि भारतीय मरुस्थल है उसका कितना भाग, भारतीय मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में, तो वो है 60%। उसके बाद में अगला देखा कि भू उपयोग एटलस के अनुसार राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल है। ठीक है, तो वो है 67.01%। तो यानी 6% अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, यानी राजस्थान के मरुस्थल का मार्च हो रहा है, जो कि आगे एक ट्रोमोलॉजी भी आएगी तो उसको अपन ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद में ये देखा, और एक देखा अपने ढालवाड़ा की, राजस्थान का ढाल किस हो रहे, तो ढाल के लिए तो आपने अभी देखा था कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर
ये ढाल देख लिया आपने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला पॉइंट है वो अपन कवर करेंगे। ये थार का मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों के अंदर, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसके लिए आप यदि नोट्स बना रहे हो तो उसके लिए क्या लिखना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंदर पहला होगा वो होगा शुष्क मरुस्थल और दूसरा होगा वो होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल के अंदर कौन सा क्या भाग आएगा और अर्ध शुष्क के अंदर कौन रहेगा। तो इसके अंदर यदि शुष्क मरुस्थल के अंदर देखा जाए तो उसकी क्या टर्मोलॉजी रहेगी, तो उसकी रहेगी कि 0 से ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है वो तो अपने शुष्क प्रदेश के अंदर आएगा, और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आएगा। तो पहला तो देखा कि शुष्क मरुस्थल, तो इसके अंदर क्या देखा आपने कि 0 से लेके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसकी ये परिभाषा होने के बाद में अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर क्या रहेगी टर्मोलॉजी, तो उसके लिए दो टर्मोलॉजी रहेगी। यदि आप RS मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप दोनों में से कोई एक इसकी परिभाषा लिख सकते हो। तो वो पहली तो होगी कि अपने 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है, या तो ये लिख सकते हो कि वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। वहीं दूसरी परिभाषा लिख सकते हो कि अरावली पर्वतमाला व शुष्क मरुस्थल के बीच का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। तो क्या लिखनी है कि या तो आप लिखिए, देखिए इसके अंदर ज़्यादा नंबर, यदि 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की परिभाषा बताइए, तो आप कोष्ठक के अंदर सर्वप्रथम ये अर्ध शुष्क मरुस्थल लिख के उसके बाद में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, उसके बाद में कोष्ठक को बंद करके आगे लिखिए कि अरावली पर्वतमाला व शुष्क मरुस्थल के बीच में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको 2 में से 2 नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आपने 2 ही परिभाषा इसके अंदर 2 लाइन के अंदर इंक्लूड कर दी है, जैसे कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र, और दूसरा आपने ये इसकी परिभाषा भी लिख दी कि
अरावली पर्वतमाला व अपने शुष्क मरुस्थल के बीच का क्षेत्र है उसको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप ये RS मेंस के हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद में देखेंगे अपने एक और मैप के अंदर देखते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र कैसे है। तो ये मैप है, इसके अंदर आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको ये अपने इसको दो भागों के अंदर बांट दीजिए। तो एक तो ये रहेगा, एक ये अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला इसके अंदर ज़्यादा हो गई है तो ये अरावली पर्वतमाला इसको मान लेते हैं। तो ये एक तो ये हो गया शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। तो एक बार देखिए हाईलाइट भी कर लेते हैं इसको। ये जो कि ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये तो अपने शुष्क प्रदेश हो जाएगा। और वही अपना ये प्रदेश है जो कि ये ब्लैक ब्लैक पड़ा है, ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मैप के अंदर यदि RS मेंस का लिख रहे हो तो उसके अंदर ये छोटा सा एक मैप बना लीजिए। जैसे कि जो आंसर राइटिंग कॉपी होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, तो देखिए एक छोटा सा मैप कैसे बनाए कि सबसे पहले इस साइड में होता है ना भाग जो कि, तो उसके अंदर जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके नीचे ही जो थोड़ी सी 2-3 लाइन की ऐसे जगह होती है और क्वेश्चन खुला लिखा हुआ होता है। तो उसके अंदर जो जगह होती है तो वहाँ पर नहीं है, इस टाइप से छोटा सा मैप दर्शा दीजिए। और उसके बाद में इसके अंदर पहले इसको अरावली को दर्शा दीजिए। और यदि 2 नंबर के अंदर ये पूछा जाता है तो ये भी आप लिख दीजिए कि ये शुष्क प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद में आगे क्या करना है कि ये अपने 2 भागों के अंदर विभाजित तो कर दिया। उसके बाद में अगला देखेंगे कि जो पहला अपना है वो रहेगा शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको एक अन्य नाम के अंदर भी कह सकते हैं, वो है राठी प्रदेश। तो राठी प्रदेश क्यों, तो कि ये जो कि 3 जिले हैं अपने जैसलमेर बीकानेर वाले, इनके अंदर एक गाय की नस्ल भी राठी गाय की नस्ल पाई जाती है। उसके आधार पर इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में इसके अंदर अपन क्या देखे कि इसके अंदर इसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ देखा कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा। पच्चीस सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर याद रखेंगे कि इसको वापस अध्ययन की दृष्टि से इसको ये याद लिखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से जो कि अपना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित
यहाँ बांटा गया है, विभाजित किया जाता है। जिसके अंदर पहला होगा वो होगा अपना एक तो बालू का स्तूप युक्त, ठीक है दोस्तों। और वही दूसरा होगा वो होगा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो इसके अंदर जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, युक्त के अंदर आप याद रखोगे कि युक्त के अंदर बालू का स्तूप युक्त है वो ज़्यादा है। कितना है तो वो है 58.5%। और मुक्त है तो मुक्त में तो कम ही मिलता है, और कम मिलता है कितना तो वो मिलता है 41.5%। ठीक है दोस्तों, कि बालू का स्तूप युक्त है अपने वो कितना है तो वो 58.5% है, और बालू का स्तूप मुक्त पर कितना है तो 41.5 है। तो इसको क्या कि शुष्क मरुस्थल है, उसको सबसे पहले तो देखा आपने कि इसको राठी प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक से कम वर्षा वाले क्षेत्र है उसको शुष्क मरुस्थल है, राठी प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देखा कि अध्ययन के दृष्टिकोण से अपने जो शुष्क मरुस्थल है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अपने बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो कि 58.5% है, और दूसरा होगा वो होगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, वो कितना है तो वो है 41.5%। उसके बाद में अगला देखा आपने वो देखा ये बालू का स्तूप पहले तो मुक्त वाला देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आज की क्लास भी टाइम भी हो गया है। तो स्तूप मुक्त, ठीक है। तो इसके अंदर कितना है तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर अभी देखा कि 41.5% दोस्तों ये क्षेत्र याद रखिए, जो कि पिछले 2-3 एग्जाम हुए उसके अंदर पूछा गया है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है तो 41.5% है। और इसके अंदर क्या है कि इस क्षेत्र में इसकी बालू का स्तूप मुक्त है। यदि आप आंसर राइटिंग के अंदर लिख रहे हो या मेंस कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर ये याद रखोगे कि बालू का स्तूप, तो इसके अंदर क्या परिभाषा क्या लिखनी है। यदि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ऐसे दे दिया जाए वो 2 नंबर पूछे तो इसके अंदर परिभाषा लिखनी है कि इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे हमादा कहा जाता है। तो क्या लिखनी है दोस्तों परिभाषा, तो देखिए एक बार, तो परिभाषा के अंदर लिखेंगे कि ये रहेगा कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तो राजस्थान के अंदर ये शुष्क मरुस्थल का भाग है। पहले तो ये लिखेंगे कि ये शुष्क मरुस्थल का भाग है जो कि शुष्क मरुस्थल के में 41.5% क्षेत्रफल पर शुष्क मरुस्थल में, ठीक है दोस्तों, उसके 41.5% क्षेत्रफल पर स्थित हैं जहाँ पर इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिससे हमादा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर पथरीला मरुस्थल यानी उसको रॉकी डेजर्ट, ROKEY रॉकी डेजर्ट, ठीक है दोस्तों, ROCKEY।
उसके बाद में ये परिभाषा लिखने के बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर जो इसका विस्तार है वो कौन कौन से ज़िलों में, तो विस्तार के अंदर आप लिखोगे, वो लिखोगे अपना पहला जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर मुख्य क्षेत्र कौन से लिखोगे आप, तो पोखरण मुख्य क्षेत्र। और यदि आप एक ऑप्शन पोखरण लिखते हो तो भी सही, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन लिखना चाहो तो रामगढ़ भी लिख सकते हो, रामगढ़। और भी ऑप्शन यदि आपको याद आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये दो ऑप्शन खूब है। उसके बाद में अगला लिखना है बाड़मेर, दूसरा अगला ज़िला बाड़मेर। उसके बाद में अगला ज़िला लिखना है बाड़मेर के अंदर वैसे पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर देख लो तो बालोतरा याद रख सकते हो, बालोतरा। उसके बाद में अगला ज़िला है वो है जोधपुर, और जोधपुर के अंदर भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वो है फलोदी। तो दोस्तों ये एक इसको जो पथरीला मरुस्थल है वो अपने ट्रायंगल के रूप में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमादा है अपना राजस्थान के अंदर वो एक ट्रायंगल के रूप में, और ट्रायंगल देखिए आप, ये ट्रायंगल। उसके बाद में यहाँ पर तो देखिए ये पड़ता है पोखरण, जो कि जैसलमेर में ऊपर की तरफ जैसलमेर। उसके बाद में ये फलोदी जो कि अपना जोधपुर के अंदर है, और उसके बाद में यहाँ पर पड़ता है बालोतरा जो कि बाड़मेर में। तो इसको आप लिख दीजिए हमादा। तो गोल्डन ट्रायंगल भी एक अपने वो गोल्डन ट्रायंगल नहीं ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल के रूप में है हमादा। और वो कौन कौन से में, तो पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिए। और इसी के साथ में अपने कल की क्लास का पॉइंट इसका अगला भाग रहेगा, वो रहेगा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो दोस्तों इसके बारे में अपनी कल की क्लास रहेगी, और आज की क्लास का यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। और कल की क्लास के लिए जुड़िए और हमारी क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ में उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और उसके साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके यूट्यूब पर, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली क्लास आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप क्लास का आनंद ले पाए। तो इसी के साथ में दोस्तों अपने सुनहरे हवामेल भगवान कृष्णा के मुकुट नुमा, उसके साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।